अभी आप समझ रहे होंगे, कलेक्टिवली अगर देखा जाए, मिस्टर एक्स के नाम पर लोन है, ही इज़ नो मोर। मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी भी एक्स के नाम पर है, एंड यस अभी तक प्रॉपर्टी उसी के नाम पर ही है, प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज्ड है। तीसरा, जो प्रमाइस, जो एड्रेस बैंक में दर्ज है जहाँ उसकी शॉप एक्सपेक्टेड है, वहाँ कुछ भी नहीं है। इस लास्ट पॉइंट को हमने फर्दर इंक्वायर किया तो उनका कहना था कि साहब वो उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे उस समय, तो उन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर वहाँ पर अपना वर्क शुरू किया था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टेनर वो जगह उन्होंने छोड़ दी, वो अपनी ओन्ड प्रमाइस पर शिफ्ट हो गए, जो पुरानी शॉप थी वहीं शिफ्ट हो गए। हमने अपने रिकॉर्ड में उसको अपडेट बस नहीं किया, आप कहें तो अभी हम उसे अपडेट कर देते हैं। हमने स्टॉक इंश्योरेंस देखा, स्टॉक इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड स्टॉक का एड्रेस लिखा था वो भी वही लिखा था जहां हमने विजिट किया, और वहां कुछ नहीं था। अभी आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है। अगर जो है उसे हम कैटेगराइज करें, दो कैटेगरी में देखें तो एक कैटेगरी नॉन कंप्लायंसेस, ह्यूज नॉन कंप्लायंसेस और ह्यूज सीरियसनेस ऑफ इरेगुलरिटीज। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो जो ये लोग कर रहे थे, जो ब्रांच वाले कर रहे थे, दे आर ट्राइंग टू रिकवर द मनी। वो अनऑफिशियली यू कैन से, आप कह सकते हो एक मिशन पे वो लोग काम कर रहे थे। वो अपने लेवल पर उसको फर्दर सैंक्शनिंग्स, एनहेंसमेंट्स कुछ नहीं दे रहे थे, उल्टे जो लोन दिया हुआ है उसे पार्ट बेसिस पर जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा है रिकवर कर रहे थे। उनका कहना था कि साहब अगर हमने इसको फोर्स किया तो इसका जो रनिंग बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। अभी हम इससे बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल अमाउंट रिकवर कर पा रहे हैं, उस स्थिति में हम इनसे कुछ नहीं ले पाएंगे। आप समझ रहे होंगे, ये एक डिलेमा हो सकती है जो ऑडिटर आपके लिए, है ना। क्या ये जो हो रहा था वो सही हो रहा था, या इसे ऐसे रखा जाए, क्या हम इसे समझते हुए, इनका पक्ष देखते हुए, क्या इसे इग्नोर कर दें अगर हम इस पॉइंट को रिपोर्ट ना करें। हम प्लान कर रहे थे, हमने उन्हें बताया भी कि साहब हम इसमें तो एमओसी देंगे। एमओसी केवल और केवल अकाउंट्स रिलेटेड, फाइनेंशियल्स रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ पे नहीं दी जाती, नॉन फाइनेंशियल फैक्ट्स भी हो सकते हैं जो जिसकी वजह से आप एमओसी दें, और वैसा है तो ज़रूर देना चाहिए। हमें कहा गया नॉर्मली होता है कि आप एमओसी देने जाते हैं, बैंक्स में जो भी ऑफिशियल्स हैं वो एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं कि साहब ना दिया जाए। मुझे नहीं समझ में आता कि वो इसे इतना कंसर्न क्यों लेते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर कुछ गलत है तो उसे एडिक्वेटली रिपोर्ट करने में लॉन्ग रन में सबका इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। बट इन एनी केस जब हमने ये कहा तो उनका कहना था कि साहब अगर आप एमओसी देंगे हमको उसको एनपीए डिक्लेयर करना होगा, एनपीए डिक्लेयर करेंगे तो हमारी रिकवरी टीम वाले उनको फोर्स करेंगे, उनका बिज़नेस बंद हो सकता है। बिज़नेस बंद होगा तो बहुत दिक्कत जाएगी, हम जो अभी इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट्स ले पा रहे हैं वो हो सकता है ना ले पाए। एंड फ्रेंड्स, फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब मुझे ये लगा नहीं कि यहाँ पर जो ब्रांच वाले थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो कुछ फ्रॉड कर रहे थे वहाँ, या वो जानबूझकर कुछ छिपाना चाह रहे थे। वो बड़े जेन्युइनली सोच रहे थे कि हम जो कर रहे हैं, वो लोग जो कर रहे हैं, उसमें बैंक का इंटरेस्ट है। वो अपनी समझ में बैंक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब हम क्या करें यहाँ पर, ओके। देखें, मैं थोड़ा यहाँ इस चीज़ को क्लियर करूँगा। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आप मुझसे डिफ़र करो इस पॉइंट पर। देखें, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं ना, हम फ़र्क देखें क्या होता अगर वो जो
बोरोवर है वो जीवित होता, राइट? हमारे पास अगर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हैं, हमने किसी को लोन दिया है तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा है कि हम उस पर्सन से लॉफुली लीगल मैनर में वो पैसे वसूल कर सकते हैं। हम वहाँ जो भी एक्शंस लेंगे, वी आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय लॉ। हम चाहे तो पुलिस फोर्स या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनकी हेल्प, उनकी असिस्टेंस लेकर वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे पास लीगल राइट्स हैं, राइट? जब उस पर्सन की जिसे आपने लोन दिया है उसकी डेथ हो जाती है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। आप समझ रहे हैं? अब लीगल एनफोर्सेबिलिटी, लॉफुली एनफोर्स कर पाना संभव नहीं होता। अब आप को देखना होगा कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लोन एग्रीमेंट्स हैं उसमें आपने मेंशन किया है कि इसकी रिकवरी हम बारोअर्स के लीगल हेड से करवा पाएंगे। इवन अगर वहाँ वो लिखा है तो भी लीगल हेड्स का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप ये सोच कर बैठें कि यार ज़रूरत पड़ेगी तो हम लीगल हेड्स को सम्मन कर देंगे, उनसे वसूली कर पाएंगे। ये इतना आसान नहीं है। आपको प्रॉपर नोटिस सर्व करना होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये लोग हैं, उन लोगों को इस बारोअर से प्रॉपर्टीज़ मिली होंगी, क्योंकि भाई नेचुरल है कि आप किसी भी पर्सन के लिए लायबल उस एक्सटेंट तक होते हो जिस एक्सटेंट तक आपने उसकी एसेट्स एंजॉय की हुई हो, राइट? केवल उस एक्सटेंट तक। ये सारी प्रोसेस करने के बाद ही आप लीगल चैनल के जरिए अपने फंड्स रिकवर कर सकते हो। अभी फ़र्क क्या हो रहा है? अभी आप कुल मिलाकर गुड फेथ पर या वेल विशेस पर या एक तरह से उनकी स्वेच्छा पर निर्भर हो। किसी भी टाइम पर अगर वो पीछे हटें तो आपकी हालत हो सकता है बहुत बुरी हो। समझिए, हो सकता है जो प्रॉपर्टी आपके पास रखी हुई हो उसको डिस्प्यूटेड बना लिया जाए। वो पर्सन जब तक थे तब तक वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड थी, राइट? उनके बाद कौन होंगे, कितने होंगे, आपको नहीं पता। उन लोगों के नॉलेज में ये है नहीं है, आपको नहीं पता। तो यहाँ आप बैंक का सबसे बड़ा अहित कर रहे हैं अगर आप उस खाते को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मैनेजर्स, ब्रांच के अथॉरिटीज़ के या ऑफिशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी समझ में उन्हें उस खाते को क्लोज कर ही देना चाहिए। उन्हें क्लोज करने के बाद रिकवरी की जो भी प्रोसीजर्स हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए। उनकी फैमिली को दूसरा लोन देना है, नहीं देना है, उनके कंटिन्यूइंग बिजनेसेस के लिए, वो एक अलग सब्जेक्ट मैटर है। वो अपने सारे जो अप्रेजल्स हैं उसको कैरी करेगा, वो उस पर मैं नहीं जाता हूँ। बट ये खाता तो क्लोज होना ही चाहिए। ये लीगल प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप नहीं करते हो तो आप खुद बैंक को बहुत बड़े रिस्क, बहुत बड़े डेंजर में डाल रहे हो, जिसका पनिशमेंट आपको मिले ना मिले वो बात की चीज़ है। बट बैंक बहुत अनसर्टेनिटी वाले माहौल में रहेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, एज ऑडिटर देखिए, हमें इनके पर्सपेक्टिव्स, इनके बताई गई चीज़ें या इनके द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशंस को देखना है, समझना है। लेकिन हमारा जो बेस होगा वो हमेशा डॉक्यूमेंट्स होंगे। डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही हम कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। वहाँ पर जो भी इरेगुलरिटीज़ थी, हमारी ड्यूटी है हायर अथॉरिटीज़ के नॉलेज में लाना। हायर अथॉरिटीज़ का काम है उस पर डिसीजंस लेना। हम वहाँ इवन सजेशंस या रिकमेंडेशंस भी ना दें तो बेहतर है। हमसे एज ए स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर ये एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि हम कुछ अपने रिकमेंडेशंस दें, हम कहें कि साहब इनको मोहलत दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, उसमें जाइए ही मत। आपने जो एक्सपेक्टेड है, आपने जो कंप्लाइंसेस प्रिस्क्राइब्ड हैं वो फॉलो हो रही हैं या नहीं, वो देखना है। नहीं हो रही हैं तो आपकी ड्यूटी है आप उसे सिंपली रिपोर्ट करें।
आपके नॉलेज में होगा, आजकल काफ़ी ऐसे केसेस उठ रहे हैं जिसमें इवन एक कॉन्करेंट ऑडिट का काफ़ी रिसेंट केस है जिसमें ऑडिटर्स को कैटेगरिकली पकड़ा गया, पिनलाइज, पनिश किया गया कि भाई आपके वो लोग कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे थे, उनके दौरान उनके जो टेनर है उसी में ही उस प्रमाइस उस ब्रांच में कुछ फ्रॉडलेंट केसेस आइडेंटिफाई किए गए। वहाँ पर ऑडिटर से बोला गया कि भाई आप क्या कर रहे थे, आपके होते हुए ये कैसे हुआ, राइट? हम उस स्थिति में ना जाएं तो बेहतर है। हमारी ड्यूटी है कि हम यहाँ पर एमओसी देना है, जो भी अप्रोप्रिएट एक्शंस हैं, जो भी अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग्स हैं वो ज़रूर करें। और ऐसे मैटर्स हों तो इनको कैटेगरिकली हमें जो सेंट्रल ऑडिटर्स हैं उनके नॉलेज में भी ला देना चाहिए। इसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो आपकी नहीं है, डिसीजन हायर अथॉरिटीज़ को या जो कंसर्न्स स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें लेने दें। जहाँ तक उस प्रमाइस पे आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया और आपको वहाँ वो स्टॉक नहीं मिला, ये एक बहुत सेवियर इरेगुलरिटीज़ है, इसका तो उनके पास कोई जवाब होना ही नहीं चाहिए। ध्यान दें, इवन इंश्योरेंस तक में उसी प्रमाइस का उल्लेख था जहाँ स्टॉक नहीं था। दैट मीन्स आप समझना, माल का इंश्योरेंस है इतना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। तो जो पॉलिसी है वो अपने आप को पहले ही एक बाउंड्री में लिमिटेड कर चुकी होती है। स्टॉक जो उस प्रमाइस पर है उसे अगर फायर, अर्थक्वेक या जो भी पॉलिसी में मिसहैपनिंग्स मेंशन होंगी उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इवन जो स्टॉक इंश्योरेंसेज होते हैं उसमें स्टॉक का डिस्क्रिप्शन भी मैटर करता है। अगर उस डिस्क्रिप्शन से डिफ्रेंशिएट रखने वाली कोई एसेट है जिससे ये चीज़ें होती हैं, फायर लग गई और वो डिस्क्रिप्शन की चीज़ें जली ही नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी। तो इसे बड़ा सावधानी से देखें। अगर उस प्रमाइस पर जहां वो माल रखा जाना एक्सपेक्टेड है उसकी जगह दूसरी जगह पर रखा, हो सकता है जेन्युइन रीजंस हो, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैटर बहुत सीरियस मैटर है। अगर ऐसा है तो इसे भी एडिक्वेटली रिपोर्ट करना चाहिए, राइट? आप सीधे बोल सकते हैं कि ये जो माल है वो अनइंश्योर्ड है, इसमें कोई दो मत नहीं है, राइट? इवन जो मॉर्गेज एग्रीमेंट होते हैं, अगर स्टॉक के लिए लोन है, स्टॉक को प्राइमरी सिक्योरिटी में रखा गया है और उस प्रमाइस पे स्टॉक नहीं पाया जाता जो उसमें मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स, मॉर्गेज एग्रीमेंट में मेंशन है, तो भी यू कैन से देयर इज नो प्राइमरी सिक्योरिटी, द borrowing is totally unsecured as far as primary security is concerned। ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर स्पेशल अटेंशन दें। हम केवल और केवल जो चीज़ें ऑन द फेस मेंशन्ड हैं उस पर ना जाएं, हमें उसके बियॉन्ड जाना, उसका जो सब्सटेंस है उसे समझते हुए ऑडिट करना चाहिए। यहाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये ऑडिट जो है वो अभी भी मेरी समझ में एआई के बस का नहीं है। ऑडिट के लिए ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी, ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस को कोई भी किसी भी तरह की एआई मुझे नहीं लगता कभी भी रिप्लेस कर पाएगी, राइट? तो प्लीज़ पे स्पेशल अटेंशन टू दीज थिंग्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।